मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने आर इक्विवेलेंट निकालना सीखा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसके बाद हमने देखा था कि जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें पोटेंशियल और करंट डिवाइड होता है, ठीक है। फिर हमने वो भी निकालना सीखा कि अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या अलग अलग रेजिस्टेंस में कितना करंट अलग अलग फ्लो होता है, वो सब निकालना सीखा था, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। मींस एक जो बैटरी होती है सिंपली, ठीक है, निप्पो के सेल हो गए, जो मैं माइक यूज कर रहा हूं उसके अंदर जो बैटरी हो गई वो रिचार्जेबल बैटरी होती है हमारे घरों में, ठीक है। तो उन बैटरी का जो EMF होता है मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो पढ़ेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। पता है आपको रेजिस्टेंस क्या है? इट इज दैट फैक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। लेकिन ये जो अपोज है फ्लो ऑफ करंट का वो किसकी वजह से होता है, मींस इसका जो रूट कोज है वो क्या है? इसका जो कोज है वो है कोलिजन बिटवीन द आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि जो रेजिस्टेंस अराइज होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो अराइज होता है बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स। ये रेजिस्टेंस जब मैंने रेजिस्टेंस की वीडियो बनाई थी उसके अंदर है अच्छे से कि रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट ही क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो वो होता है कोलिजन बिटवीन द आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। या डायरेक्टली आप बोल सकते हो द रेजिस्टेंस अराइज बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन चार्ज कैरियर, और चार्ज कैरियर के अंदर सब आ गए, इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए और आयंस भी आ गए, ठीक है। तो ये बात याद रखना क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिसमें कोलिजन हो रहा होगा, ठीक है। और उस कोलिजन का इनाम हम किसको दे देंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है। और EMF पढ़ेंगे। उससे पहले हम बैटरी के बारे में आइडिया लेते हैं कि बैटरी क्या होती है। बैटरी ये तो पता ही है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। तो बेसिक क्या हमें सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि ये कैसे एनर्जी स्टोर करती है, कैसे एनर्जी स्टोर करती है और उस एनर्जी का हम कैसे यूज लेते हैं, ठीक है, कैसे यूज करते हैं वो प्रोसेस पढ़ेंगे। डेफिनेशन बहुत छोटी छोटी है, EMF इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, लेकिन इसको फिजिकली समझना है हमें कि ये कैसे अराइज होते हैं, ये चीज क्या है वो पढ़ना है। तो उसे पढ़ने से पहले बैटरी की कंप्लीट स्टडी करेंगे एक स्टोरी लाइन में कि बैटरी कैसे एनर्जी स्टोर करती है, कैसे फिर उस एनर्जी को हम रेजिस्टेंस की हेल्प से यूज करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जैसे कि भाई हमारे जो सर्किटरी है हाउस में, तो उसके अंदर कहीं पे पंखा लगा है, कहीं पे टीवी लगा है, कहीं पे कूलर लगा हुआ है, कहीं पे फ्रीज लगा हुआ है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी क्या है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। उसके अलावा सर्किट में और क्या है? वो कनेक्टिंग वायर्स, जैसे डोरी पास दी हमने वो, ठीक है। तो एक तो हो गई कनेक्टिंग वायरिंग, एक हो गया हमारा स्विच ऑन ऑफ करने का। स्विच ऑन ऑफ करने का जो सिस्टम है वो है एक तरह से हमारी बैटरी, ठीक है। और जो कनेक्टिंग वायर गए, जो डोरी हम बिछाते हैं वो हो गए कनेक्टिंग वायर। आफ्टर दैट कनेक्टिंग वायर किससे जुड़ा होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, और वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस एक्चुअली हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वो सर्किटरी है जो हम यहाँ पे बनाते हैं। किसी भी सर्किट में क्या करते हैं? किसी भी सर्किट के अंदर हम एक बैटरी जोड़ते हैं, ठीक है, और एक स्विच लगाते हैं, ठीक है। स्विच को बंद करने का मीनिंग क्या है? कि बैटरी से हम एनर्जी लेना स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। और बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। और रेजिस्टेंस कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो कि कूलर, फ्रीज, टीवी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गई। यहाँ पे तो फिर सर्किटरी जब बनाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे टीवी बना दूंगा कि भाई ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उन रेजिस्टेंस की ये एक नोटेशन है, जिगजैग जो लाइन है ये रेजिस्टेंस की नोटेशन है, याद रखना, ठीक है। तो ये आइडिया दिमाग में रखना, जब कभी भी डिस्कस करें तो ये वो बैटरी है जो हम स्विच ऑन ऑफ करके इस बैटरी से एनर्जी यूज करना स्टार्ट करते हैं। ये कनेक्टिंग वायर है, और ये जो कनेक्टिंग वायर होते हैं ये कॉपर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं?
कॉपर के, ध्यान रखना ये कनेक्टिंग वायर किसके बने होते हैं, कॉपर के, जो कि क्या है, बहुत गुड कंडक्टर है, बहुत गुड कंडक्टर है। तो इसका मीनिंग क्या है कि उनका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, जीरो, उनका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो। याद रखना, तभी हम कनेक्टिंग वायर किसका यूज करते हैं, कॉपर का, ठीक है। वैसे गुड कंडक्टर तो क्या है, सिल्वर भी है, लेकिन उसको यूज नहीं करते, चांदी के वायर बहुत कॉस्टली पड़ जाएंगे। तो जो हमारा इजी कॉस्ट का है और गुड कंडक्टर है वो कौन सा है, हमारा कॉपर का, ठीक है। इसलिए हम कॉपर के वायर यूज करते हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये इस तरह से एक बेसिक सर्किट है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये बैटरी क्या करती है और कैसे ये अपनी एनर्जी को यहां से यहां रेजिस्टेंस के अंदर पहुंचती है। आफ्टर दैट वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि इस एनर्जी को, इस बैटरी की एनर्जी को वो ये रेजिस्टेंस कैसे यूज करे, कि भाई पंखा है तो ये घुमाने मैकेनिकल एनर्जी में यूज करेगा। अगर ये आर रेजिस्टेंस हमारी कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक आयरन मान लो, तो ये क्या करेगी कि ये जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी बैटरी, वो रेजिस्टेंस इसको किस में चेंज करेगा, हीट एनर्जी में। तो ये सारा बात का फंडा है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे यूज करता है जो एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करता है उसको। उसके बाद हम बैटरी पढ़ते हैं कि बैटरी है क्या। तो बैटरी एक्चुअली क्या है, ये सेल का कॉम्बिनेशन है। तो मैं सेल की कंस्ट्रक्शन मतलब थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन कैसी उसमें कैसे रिएक्शन होती है वो सब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। मैं एक जस्ट आइडिया देता हूँ डेफिनेशन का। देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल अप होता है अंदर, और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, यहाँ पे जिंक या कॉपर की दो रोड यूज होती है। उसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है। क्या टेक प्लेस करती है, केमिकल रिएक्शन। और उन केमिकल रिएक्शन से इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होता है, किसी एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। और ये जो सारी कंप्लीट रिएक्शन है ये होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और उस रिएक्शन से एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। अब वो जो एनर्जी क्रिएट हुई केमिकल रिएक्शन से, जो एनर्जी क्रिएट हुई, वो एनर्जी ये बैटरी अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या कर लेती है, स्टोर। ध्यान से सुनना कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन है एक्जोथर्मिक। और उस एक्जोथर्मिक से निकलने वाली जो एनर्जी है वो स्टोर कर ली जाती है बाय द बैटरी, ठीक है। किससे स्टोर कर ली जाती है, बैटरी के द्वारा। किसकी फॉर्म में, एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के रूप में, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल होगा इस बैटरी का, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जिसको आप नेगेटिव को बोल सकते हो लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोल सकते हो, हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब बैटरी ने रिएक्शन की जो एनर्जी थी उसको यूज किया और अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ लोअर पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये लोअर पोटेंशियल और हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एनर्जी कैसे स्टोर हुई, थोड़ी सी समझ नहीं आई होगी, तो उसका मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं, बाद में ये पक्का समझ में आएगी कि कैसे स्टोर हुआ इलेक्ट्रोड में। अभी थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, वो कैसे, ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी मास बॉडी यहां रखी हुई है, कोई भी मास बॉडी यहां रखी हुई है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 0। फिर आपने क्या किया, इसको उठा के h हाइट पे लेके चले गए। कितनी हाइट पे लेके चले गए, h हाइट पे, h हाइट पे लेके चले गए। तो इसके अंदर
mgh जितनी क्या होगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बात समझ रहे हो? ये एनर्जी स्टोर कैसे हुई? बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंस इस मास बॉडी के अंदर mgh जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। वैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो जो इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जी स्टोर रखने की क्षमता रखते हैं। बात समझ में आई? तो अगर एक मास बॉडी को दो हाइट के बीच में ट्रांजिट करोगे तो वो एनर्जी स्टोर कर लेगा। एक हाइट ये है 0, दूसरी हाइट क्या है h। अगर इन दोनों के बीच में इस मास बॉडी को मूव कराओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन इस ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ये बात का आइडिया आपको पहले से ही है कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप वर्क डन करोगे किसी बॉडी के ऊपर तो उस बॉडी में एज ए पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो जाता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो वर्क डन होगा वो होगा दो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। यहाँ पे वर्क डन होगा दो डिफरेंट हाइट के बीच में, दो डिफरेंट हाइट के बीच में। जैसे आपने एक मास बॉडी को एक हाइट से दूसरे हाइट पे लेके गए, या यहां से मैं बोलूं कि यहां हाइट से आप यहां लेके गए, तो यहां भी इस हाइट के बीच में जो मूवमेंट हुआ वहां पे आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ये अपने आप तो यहां से यहां जाएगा नहीं, ले जाना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन इस हाइट के डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो आप इसको एक्चुअली ये बोल सकते हो कि mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन है बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो ये आइडिया समझ में आया कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हाइट का डिफरेंस होने से आप बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकते हो। वैसे ही इस बैटरी ने दो इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और ये जो दो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर कोई चार्ज पार्टिकल गुजरा, कोई भी चार्ज पार्टिकल गुजरा, तो उसका मीनिंग क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे इस मास बॉडी में दो हाइट के बीच गुजरने से mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। बात समझ में आई? पक्का, बहुत बढ़िया। यहाँ पे वर्क डन हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन कौन कर रही है? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से इस बैटरी को एक फोर्स मिल रहा है जिससे ये वर्क डन करती है, और वही वर्क डन इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव फील्ड है उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आइडिया हुआ? तो देखो, ये बैटरी केमिकल रिएक्शन से लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल की फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करके रखती है। बात समझ में आई? केमिकल रिएक्शन से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करती है, केमिकल रिएक्शन से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करती है। तो सीधी सीधी डेफिनेशन क्या आ गई बैटरी की? इट इज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डेफिनेशन समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंडली, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना कि ये जो बैटरी है ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये एनर्जी स्टोर है किसके रूप में? दो इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में। ठीक है, अच्छा जी। अब एक बात और सुनो, जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है हमारा? लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। ये क्या है हमारा? हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। मींस आप उसको एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हो, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, जिसको मैं क्या बोल देता हूं, उसका मान लेते हैं क्या है? जीरो पोटेंशियल है। लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड क्या है? जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं। हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है V। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V पॉजिटिव माइनस नेगेटिव का नेगेटिव पोटेंशियल, जीरो इज इक्वल टू V। बात समझ में आई? ठीक है, और ये V में अगर मैं बोल दूं कि ये है 12 वोल्ट, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस
वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 12 वोल्ट का मीनिंग समझ गए कि इस बैटरी ने 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट या 12 जूल पर कुलम, मतलब ये 1 कुलम चार्ज को 12 जूल एनर्जी देगा, इतनी एनर्जी स्टोर करके रखी है। मैं एक छोटा सा और आइडिया दे देता हूं आपको कि जो हमारा पोटेंशियल होता है V, वो किसके बराबर होता है, वर्क डन A टू B, या मैं ये बोल देता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A पॉइंट टू B वो किसके बराबर होता है, वर्क डन A टू B डिवाइड बाई Q नोट। तो पोटेंशियल जो है VAB वो किसके बराबर आ गया, वो हमारा आ गया वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल अपॉन कुलम। तो जिसको हम वोल्ट भी बोल देते हैं, लेकिन वोल्ट का आइडिया हमेशा रखना, वोल्ट क्या है एक्चुअली, जूल पर कुलम, मींस एक तरह से ये एनर्जी पर कुलम है। 12 वोल्ट का मीनिंग क्या है कि अगर 1 कुलम चार्ज यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा 1 कुलम चार्ज, तो ये बैटरी उस चार्ज पार्टिकल के अंदर 12 जूल एनर्जी स्टोर कर देगी। तो 12 वोल्ट का फर्क समझ में आया। ये 12, जैसे ये बैटरी मान लेते हैं 12 वोल्ट की, तो उसका मीनिंग क्या है, 12 जूल पर सेकंड। मींस अगर 1 कुलम चार्ज पार्टिकल, 1 कुलम चार्ज पार्टिकल 0 पोटेंशियल से V पोटेंशियल पे पहुंचेगा, तो ये बैटरी उसके अंदर 12 जूल एनर्जी स्टोर कर देगी। बात समझ में आई कि देखो बैटरी ने अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर रखी है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड से यहां पहुंचेगा, तो बैटरी ऑटोमेटिक उसको कितनी एनर्जी डिलीवर कर देती है, 12 जूल। समझ में आई, क्योंकि जूल पर कुलम इट इज वोल्ट, जूल पर सेकंड क्या है, वोल्ट, ठीक है, हाँ याद रखना। तो ये बात समझ में आ गई कि 1 कुलम चार्ज है, 1 कुलम चार्ज पास करेगा, तो 1 कुलम चार्ज को वो कितनी एनर्जी डिलीवर करेगा, 12 वोल्ट। तो इसलिए ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पोटेंशियल की, लेकिन पोटेंशियल को रिलेट करूंगा किससे, एनर्जी से। तो बात समझ में आ गई ना कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट होता है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है एक्चुअली, वो एनर्जी वर्क डन पर कुलम चार्ज ही है, और वर्क डन क्या है, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो देखो अल्टीमेटली ध्यान रखना कि वर्क डन पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर कुलम चार्ज, और किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों में जो वर्क डन हम जो करते हैं वो क्या होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसका नाम है, यहाँ पे होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वोल्टेज का मैं डायरेक्ट रिश्ता नाता एनर्जी से जोड़ूंगा। तो याद रखना कि वोल्टेज एक्चुअली एनर्जी है पर कुलम, एनर्जी है पर कुलम, पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। तो याद रखना, तो मैं एनर्जी की बात करूं तो सीधा सीधा दिमाग में रखना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, वोल्टेज की, ठीक है। और जैसे मैं पूछूं कि भाई E कुलम चार्ज है, E कुलम चार्ज है, और वो V पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरा, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ये तो जूल को यहीं पे यहीं रखो, या मान लेते हैं कि इस जूल को यहीं पे रखो, ये हो जाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज, और इतनी अमाउंट। अगर ये 1 कुलम है तो ये 1 जूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 12 वोल्ट है, कितनी है, 12 वोल्ट, और ये है 1 कुलम, तो ये यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12 जूल, ठीक है। अगर यहाँ पे बैटरी है मान लो 15 वोल्ट, कितनी की है, 15 वोल्ट, 1 कुलम चार्ज उसके अंदर से पास हो रहा है, 15 वोल्ट, समझ गए। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी, भूल मत जाना, लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड और हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ये, उसके अंदर से कोई भी चार्ज पार्टिकल पास करेगा तो वो बैटरी उस चार्ज के अंदर उतनी अमाउंट की एनर्जी स्टोर कर देगी, ठीक है। अगर 15 वोल्ट में से 2 कुलम चार्ज पास हुआ तो कितनी एनर्जी स्टोर हो गई उस चार्ज पार्टिकल में, 30। तो ये आइडिया याद रखना। एक तो मैं वोल्टेज को डायरेक्ट लिंक करूंगा किसके साथ, एनर्जी के साथ, तो वो समझ जाना कि वो एनर्जी है पर कुलम। अगर
2 कूलम 3 कूलम हो गया तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता लग जाएगा कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि ये बस दिमाग में रखना है। अब सुनो ध्यान से, ये बेसिक आइडिया होने के बाद देखो पेशेंस रखना, ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होंगे, वो तभी समझ में आएंगे जब यहाँ पे असली कहानी समझ में आएगी जो ये मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आराम से ध्यान से सुनना, क्या है कहानी। ठीक है, कहानी तो वैसे पूरी हो गई, अब बस आउटकम निकालनी है। उस आउटकम से ईएमएफ निकल के आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा और बात खत्म। ठीक है, और मेन है आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए और ये फिजिकल सिग्निफिकेंस आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये चीजें कहां से आई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बैटरी हमें पता लग गई, ये क्या करती है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, और वो एनर्जी जो चेंज की हुई है वो किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखती है, एज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द हायर एंड लोअर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि भाई इसके पास ये लोअर इलेक्ट्रोड मान लिया कितना 0 और हायर कितना मान लिया V, और ये बैटरी कितनी वोल्ट की हो गई, V वोल्ट की। ठीक है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करोगे तो ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी हो गई V। ठीक है, अब बैटरी जोड़ते ही क्या हो गई, बैटरी जोड़ते ये तो हमें पता लग गया कि यहां पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडली ये क्या है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो ये क्या है हमारा, ये बैटरी क्या निकल के आई हमारे पास, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इस एनर्जी को हम यूज करना चाहते हैं किसकी हेल्प से, रेजिस्टेंस की हेल्प से। किसके हेल्प से यूज करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस की हेल्प से। जैसे रेजिस्टेंस फैन है हमारा, ठीक है, वो क्या करता है, वो इस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो गई बैटरी में, इस एनर्जी को यूज करना चाहेगा किसके रूप में, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर ये रेजिस्टेंस हमारी मान लो इलेक्ट्रिक आयरन है तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रखी है बैटरी में, उसको कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिक आयरन किस में, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो अब ध्यान से ये सुनना है कि ये जो एनर्जी है ये कैसे यूजेबल होती है रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, सुनो ध्यान से, देखो जैसे ये हमने बैटरी जोड़ी तो बैटरी जोड़ते ही क्या होगा, बैटरी जोड़ते ही यहां पे आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस की को मिटा देता हूं थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आई करंट फ्लो हो गया, और आई करंट जैसे ही फ्लो होगा तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो आई करंट फ्लो हो रहा है ये कोई ई पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो जो होता है वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है। किसके फ्लो से होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। लेकिन हम जो डायरेक्शन मानते हैं करंट की, वो मानते हैं जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जस्ट अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं कि क्या फ्लो होता है, कोई ई पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, ई नेगेटिव है कि नहीं, ई नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके अपोजिट अगर ये इस इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो इस इधर कौन जा रहा होगा, इसका एंटी पार्टिकल, इसका एंटी पार्टिकल, अपोजिट पार्टिकल बोल सकते हो फिलहाल के लिए। और वो एंटी पार्टिकल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, जिसको हम ई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। सेम मैग्नीट्यूड, सेम स्पिन, बट अपोजिट इन चार्ज। थोड़ा सा बस इतना ही याद रखो कि अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो को ऐसा मानते हैं तो कोई भी एंटी पार्टिकल को ऐसा फ्लो होते हुए हम मान सकते हैं। तो ये ई पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तभी हमारा करंट बन रहा है। ठीक है, तो करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, एक आइडिया जो हम मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं वो ऐसे मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जो बैटरी है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
और करंट फ्लो होता है कि इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड के पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया और वो पॉजिटिव चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा और ये इधर पहुंचेगा और फिर ये ऐसे आके यहां पहुंचेगा। बैटरी से कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, याद रखना। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मान लिया भाई साहब। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ये जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ये चार्ज बैटरी क्रिएट करती है। नहीं, बैटरी तो सिर्फ क्या है? एनर्जी स्टोर करके बैठी है पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में एनर्जी स्टोर करके बैठी है। जैसे दो हाइट के डिफरेंस से क्या है? एनर्जी क्रिएट हो सकती है, बट वो एनर्जी पैदा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक मास बॉडी की। मैं बोलूं कि यहां से इस हाइट पे जाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी कब? जब कोई भी मास पार्टिकल यहां से h हाइट पे लेके जाओगे तभी। अगर ये मास पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। ये तभी मिलेगी जब यहां से नीचे से उठा के यहां लेके जाओगे, तब जाके आपको mgh एनर्जी मिलेगी। समझ में? ट्रांजिट किसका हुआ? मास बॉडी का। समझ आया? ठीक है। और ये हो गया मास बॉडी का फ्लो। यहाँ पे फ्लो होगा किनका? तो इस बैटरी से एनर्जी यहाँ पहुंचाने का काम कौन करेंगे? कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट। और उस चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट है वही क्या है? ये करंट है। तो मैं करंट का जो मूवमेंट है ना, करंट जो है उसमें मैं क्या डिस्कस करूंगा? मूवमेंट ऑफ दी चार्ज पार्टिकल। ठीक है, या चार्ज कैरियर बोल देता हूं मैं डायरेक्ट। क्या बोल देता हूं? चार्ज कैरियर। अब ये चार्ज कैरियर यहां से एनर्जी उठाएंगे और इसको डिलीवर करेंगे। बात समझ में आई? हाँ। और ये जो चार्ज कैरियर है ये रेजिस्टेंस के फ्री चार्ज कैरियर है। रेजिस्टेंस के फ्री चार्ज कैरियर है, बैटरी से क्रिएट नहीं हुए। याद रखना। समझ में आया? कभी ये सोचो कि इलेक्ट्रोड के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, इसका मीनिंग इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे दो हाइट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है हाइट का। ठीक है, तो ये एनर्जी तब, ये दोनों हाइट का डिफरेंस तभी एनर्जी देंगे जब इसमें चार्ज पार्टिकल ट्रांजिट करेगा। बात समझ में आई? हाँ। तो तब तक ये दो हाइट का डिफरेंस है, तब तक ये पता है हमें कि इनके बीच में कोई मास बॉडी ट्रांजिट करेगी तो हमें एनर्जी मिल सकती है। वैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। जब इन दोनों के अंदर से कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये बात है। और वो चार्ज पार्टिकल आएगा कहां से? इस रेजिस्टेंस का होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या एक तरह से कंडक्टर है और उसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज कैरियर है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। तो याद रखना ये बात, बैटरी चार्ज फ्लो नहीं कराती, चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कराती। चार्ज कैरियर फ्लो जो होते हैं वो रेजिस्टेंस के होते हैं, वो रेजिस्टेंस के अंदर से आते हैं और इस बैटरी के यहां से गुजरते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरते हैं। तो बैटरी क्या करती है? उनके अंदर एनर्जी स्टोर कर देती है। कितनी एनर्जी स्टोर कर देती है? वो एनर्जी होती है जो चार्ज कैरियर मूव किया वो मल्टीप्लाई बाई बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। ये एनर्जी लेके फिर इलेक्ट्रॉन चलता है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है? कोलिजन। और वो जो चार्ज कैरियर भी किसका था? रेजिस्टेंस का। तो चार्ज कैरियर क्या है? इस बैटरी के अक्रॉस गुजर के, रेजिस्टेंस का चार्ज कैरियर इस बैटरी के अक्रॉस गुजर के एनर्जी ले आया और रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की मर्जी है वो कैसे यूज करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हीट एनर्जी में चेंज करता है, या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, या वीडियो या ऑडियो एनर्जी में चेंज करता है। टीवी या वीडियो ऑडियो में चेंज करेगा इस एनर्जी को। समझ रहे हो ना आइडिया? तो यहां पे ये जो चार्ज कैरियर है ये एक तरह से क्या है? ट्रांसपोर्टर का काम कर रहे हैं, ट्रक का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? ट्रक का। ये कहां से आते हैं? रेजिस्टेंस से आएंगे, बैटरी के पास पहुंचे और बैटरी के पास पहुंचते ही ये जीरो से लेके V हायर पोटेंशियल पे जाएंगे, जीरो से लेके हायर पोटेंशियल के ऊपर जाएंगे। तो हो गया ना, लोअर हाइट से एक तरह से लोअर हाइट से हायर हाइट पे जाने वाली सिचुएशन हो गई ना मास की।
तो वैसे ही चार्ज कैरियर क्या होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी स्टोर कर लेगा। और वो एनर्जी कहां से आती है, वो एनर्जी आती है जो चार्ज मूव किया वो मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी बैटरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, वो एनर्जी इसने स्टोर कर ली। एनर्जी स्टोर करते ही क्या हुआ, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ करंट, और फिर वो रेजिस्टेंस को डिलीवर कर देंगे। और रेजिस्टेंस कैसे यूज करता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, कोलिजन होता है, और हर एक कोलिजन में क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो वो अल्टीमेटली क्या होगा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो चार्ज कैरियर, एनर्जी से भरा हुआ चार्ज कैरियर मूव करेगा तो क्या होगा कि वो कोलिजन के अक्रॉस गुजरेगा। कोलिजन के अक्रॉस गुजरेगा तो हर एक कोलिजन में एनर्जी लॉस होगी। वो एनर्जी अल्टीमेटली रेजिस्टेंस को डिलीवर हो जाएगी। वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि अब वो उसको हीट एनर्जी में वेस्ट करता है, या उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, या उसको ऑडियो वीडियो फॉर्म में चेंज करता है। वो बाकी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात समझ में आई, बैटरी हमारी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। रेजिस्टेंस क्या है, जो उस एनर्जी का यूज करेगा। अब बैटरी से रेजिस्टेंस को एनर्जी पहुंचाने वाले कौन है, रेजिस्टेंस के चार्ज कैरियर, जो फ्री चार्ज कैरियर है वो। बात समझ में आई। तो ये है लाइक गोदाम ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का गोदाम। ये है डेस्टिनेशन जहां डिलीवर करनी होती है, और डिलीवर करने वाले जो ट्रक है हमारे वो कौन है, चार्ज कैरियर ऑफ द रेजिस्टेंस या चार्ज कैरियर ऑफ द एनी कंडक्टर। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, खत्म मेरी पूरी कहानी। अब मैं डायरेक्ट डेफिनेशन निकालता हूं ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की, फटाक दे सी 1 मिनट में। सुनो ध्यान से, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, ये मिटा लेते हैं। देखो ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी की नोटेशन है, मींस छोटा डंडा मींस लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये बड़ा डंडा क्या है, हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। ये ऐसा नहीं है कि ये बैटरी है कि आपने नेगेटिव को छोटा कर दिया और पॉजिटिव को बड़ा ऐसा नहीं है, दोनों ऐसे ही होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। बट नोटेशन जो होती है बैटरी की वो हम ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। लेकिन यहाँ पे टीवी कूलर थोड़ी बनाएंगे, उनकी हमने इलेक्ट्रिक जो नोटेशन है वो यूज किया। और किसी भी रेजिस्टेंस की नोटेशन ये होती है, ये बैटरी की नोटेशन, ये 10th में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, हाँ छोड़ो, क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस पे। तो सुनो, तो मैं मान लेता हूं कि ये एक बैटरी है, ठीक है, ये, और बैटरी में ये जो इलेक्ट्रोड है ये है 0 वोल्ट पे, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये है V वोल्ट पे, और ये बैटरी हो गई हमारी V पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, V वोल्ट की, ठीक है, V वोल्ट की हो गई। ध्यान से सुनना, यहां से कोई भी चार्ज कैरियर आ रहा है, कहां से, रेजिस्टेंस से, जिसका नाम क्या है, E पॉजिटिव। ठीक है, E पॉजिटिव माना है, कोई भी चार्ज कैरियर मान लिया। E पॉजिटिव इसलिए माना क्योंकि करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं। वो आ गया E पॉजिटिव। जैसे ही वो E पॉजिटिव यहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, यहां, तो ध्यान से सुनना क्या होगा। ये क्या है, एक्चुअल हायर पोटेंशियल मींस पॉजिटिव टर्मिनल, ये है 0 पोटेंशियल मींस नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो मैं ये पॉजिटिव छोटा सा और नेगेटिव यहां लिख देता हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, याद रखना। अब एक पॉजिटिव चार्ज जो यहां पे है उस पे फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा ये पॉजिटिव चार्ज E पॉजिटिव और E, ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, F इज इक्वल टू QE, पढ़ा है कि नहीं, हाँ जी। फोर्स क्या होता है, QE, तो चार्ज कौन सा है, E पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि कितनी क्रिएट हो गई, E। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई, वो फॉर्मूला है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। जैसे दो इलेक्ट्रोड के बीच में कोई ना कोई तो लेंथ का फर्क होगा, ये V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ, या आया ये फॉर्मूला याद, आ गया होगा। तो उससे क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी किधर, इस डायरेक्शन में। जैसे
अर्थ के ऊपर एक मास बॉडी रखी होती है, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स कौन लगाती है? अर्थ। ध्यान से सुनना, ठीक है? बोर हो गए होंगे, फिर भी ध्यान दो यहां पे, ठीक है? तो करेगा नहीं स्टार्ट आगे। देखो ये mg नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, लेकिन आप जबरदस्ती इसको h हाइट पे लेके जाते हो, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी? mgh, ठीक है? वैसे ही बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से, इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये आता है उसकी डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात समझ रहे हो? ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल अगर यहां है, कहां पे है? यहां, तो बिल्कुल भी इधर आएगा नहीं अपने आप। जैसे ये चार्ज पार्टिकल, सॉरी, ये मास बॉडी अपने आप h हाइट पे उठ के नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ इसको mg से नीचे खींच रही है। बात समझ में आई? पक्का? ओके। वैसे ही ये जो E पॉजिटिव है, जीरो पे जैसे ही पहुंचा, इस जीरो के ऊपर, इस जीरो इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जैसे ही पहुंचा, ये अपने आप यहां से यहां नहीं आएगा। जैसे एक मास बॉडी अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? E पॉजिटिव के ऊपर फोर्स इधर ही लगा रहा है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये इधर आ जाए अपने आप। फोर्स तो उधर लगा रही है, पोटेंशियल जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो उधर है, ठीक है? आपको इससे h हाइट पे ये मास बॉडी लेके जानी है, तो कम से कम आपको फोर्स mg तो लगाना ही पड़ेगा। जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर ही लगाना पड़ेगा। तो ये mg फोर्स, और आप इसको यहां से यहां लेके गए, तो आपने जो वर्क डन किया वो हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये क्या हो गया? mgh। और ये जो वर्क डन है ये ही क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। वैसे ही ये चार्ज पार्टिकल E पॉजिटिव अपने आप यहां से यहां हायर पोटेंशियल पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो उसी डायरेक्शन में है, ठीक है? लेकिन हमें ये चार्ज पार्टिकल यहां जीरो से V के ऊपर पहुंचाना है, जीरो से V के ऊपर पहुंचाना है। ये जो E पॉजिटिव है ये यहां लेके आना है, क्योंकि तभी तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। और वो जो फोर्स है, ये जो फोर्स है जो बैटरी लगाएगी, क्योंकि हम तो बैटरी के अंदर घुस के इसको खींच के लेके आएंगे नहीं। बात समझ रहे हो? बैटरी के अंदर घुस के उसको पकड़ के तो लाएंगे नहीं। जैसे मास बॉडी को ये यहाँ जीरो से लेके h हाइट पे लेके गए, यहाँ पे तो ले जा सकते हैं, लेकिन बैटरी के अंदर घुस के इस चार्ज पार्टिकल को पकड़ के और यहाँ तो लेके आएंगे नहीं। तो वो लेके आने वाला कौन है? वो लेके आने वाला फोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है? समझ आई? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहां से आता है? ये फोर्स जो लगाती है बैटरी, उसको एक चार्ज कैरियर को जीरो पोटेंशियल से खींच के हायर पोटेंशियल पे लेकर आती, ताकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाए। जैसे एक मास बॉडी को हम जीरो हाइट से h हाइट पे खींच के हम लेके जाते हैं, ताकि उसके अंदर mgh जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए। तो वैसे ही ये जो बैटरी है, एक चार्ज पार्टिकल को जीरो पोटेंशियल से खींच के हायर पोटेंशियल पे जो लेके आती है, ठीक है? जीरो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जो लेके आती है, तो बैटरी को एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स। और उसी फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ में आई? और वो बैटरी के अंदर वो क्षमता कहां से आती है फोर्स लगाने की? वो आती है इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है केमिकल रिएक्शन से। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये बैटरी कहां से लगाती है, मतलब किस वजह से लगाती है? ये आती है केमिकल रिएक्शन से। जो इस बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, उससे बैटरी को एक ताकत मिल रही है, एक एनर्जी मिल रही है, जिससे वो क्या करता है कि इस चार्ज पार्टिकल को लोअर पोटेंशियल से खींच के हायर पोटेंशियल पे लेके आता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसकी जो यूनिट है वो है V, वो यूनिट है V, ठीक है? एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है? लेकिन ये फिजिकली है कि कितना वर्क डन किया। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमोटिव, देखो ये तो सिर्फ है फोर्स जो यहाँ पे है,
लेकिन ये वर्ड जुड़ने के साथ वो एक स्पेशल टाइप का फोर्स हो गया जो इक्विवेलेंट है किसके, ये इक्विवेलेंट है कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया एक चार्ज पार्टिकल को, यूनिट चार्ज पार्टिकल को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लेके आने के लिए। फिर सुनो ध्यान से, ये अपने आप चार्ज पार्टिकल यहां नहीं आएगा, बैटरी को लेके आना पड़ेगा, तो बैटरी को फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बैटरी को फोर्स लगाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी आती है केमिकल रिएक्शन से जो पहले हो चुकी बैटरी में, उससे उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा तो वो फटाक से उसको पकड़ के हायर पोटेंशियल पे लेके आएगी, ठीक है। अब जैसे ही कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन होता है, जैसे यहाँ दोनों सिचुएशन में वर्क डन हुआ, यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे बैटरी करिए, बैटरी को वो जो क्षमता है फोर्स लगाने की वो केमिकल एनर्जी से मिली, ध्यान रखना। आगे सुनो, फिर ये जो इलेक्ट्रो सिंपल फोर्स था इसके साथ ये वर्ड जोड़ के इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि भाई हम ये इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है इसको हम डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट टू द वर्क डन बाय द बैटरी। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किसके बराबर डिफाइन कर दिया, इक्विवेलेंट टू द वर्क डन बाय द बैटरी इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम जीरो या फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इट कैन बी डिफाइन, यहां पे लिख देता हूं डेफिनेशन, ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, इट इज द वर्क डन by the battery, work done by the battery in taking a unit positive charge, unit positive charge, unit positive charge from lower potential electrode to higher potential इलेक्ट्रोड। बैटरी लेके आएगी, ठीक है, अपने आप नहीं आएगा, वो जबरदस्ती लेके आना पड़ेगा, ठीक है, हाँ जी। तो बैटरी को काम करना पड़ेगा, तो वही जो काम किया अगेंस्ट द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, वही उस चार्ज पार्टिकल के अंदर क्या होगा, एज ए एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, यहां पे इसकी एनर्जी कितनी थी, यहां पे इसकी एनर्जी थी 0। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल बैटरी के हेल्प से यहां पहुंचा तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जितना बैटरी ने वर्क डन किया। और बैटरी ने कितना वर्क डन किया, बैटरी ने वर्क डन, इसको बोल देते हैं ई, ईएमएफ, 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 ईएमएफ। ईएमएफ को किसके बराबर डिफाइन किया हमने, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, जितना चार्ज आया Q मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0, दैट इज V। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां पे था, कोई एनर्जी नहीं, बैटरी ने इसको जबरदस्ती खींच के क्या किया, हायर पोटेंशियल पे लेके आया। हायर पोटेंशियल पे आते ही ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई, ठीक है, QV। अब इस QV से ये भागेगा ताबड़तोड़ इन द फॉर्म ऑफ द करंट, किसके पास पहुंचेगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन में क्या होगा, एनर्जी लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल कोलिजन है, आप भीड़ में के अंदर से जा रहे हो, जब भीड़ के अंदर से जाओगे तो आप भागते भागते जा रहे हो, किसी से टकरा गए तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन। फिर आप फिर ताबड़तोड़ भागोगे दोबारा, है ना, एनर्जी दोबारा से एनर्जी गैदर करके। तो वही कहानी है, ये रेजिस्टेंस यहां पहुंचेगा कितनी एनर्जी लेके, Q, इसको आप जैसे यहाँ पे चार्ज E मान लिया तो मैं इसको क्या बोल दूं, यहाँ पे EV एनर्जी लेके, चार्ज कितना है हमारा यहाँ पे E पॉजिटिव, EV एनर्जी लेके पहुंचेगा। जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो अल्टीमेटली ये देखो 0 पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का समझ गए ना, तो यहां से लेके यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0, 0, 0, 0, 0, यहाँ पे V, तो V V V V V ऐसे रन करता हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, ये लास्ट वीडियो में देख लेना, ठीक है। जो ये कनेक्टिंग वायर है, ये जो कनेक्टिंग वायर है, इनका कोई रेजिस्टेंस होता नहीं, तो इनमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होता है, पोटेंशियल क्या है, एक तरह से पोटेंशियल ड्रॉप है क्या ना, पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल एक तरह से एनर्जी है, अभी बताया था, जूल पर कूलम। तो पोटेंशियल मींस एनर्जी। तो यहां से एनर्जी चलेगी, इन दी एनर्जी चलेगी, तो वो जब तक रेजिस्टेंस ना आ जाए, जब तक अड़चन ना आ जाए, तब तक वो वेस्ट नहीं होगी।
तो ध्यान रखना, जैसे कि मान लो भेड़ है आपसे 10 फुट दूर, तो जब यहां से लेके 10 फुट तक दौड़ोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस आया ही नहीं है। जैसे भीड़ के अंदर से गुजरना स्टार्ट कर दोगे तो जो जितनी एनर्जी से आप दौड़ रहे हो वो एनर्जी क्या होगी, हर एक टकराट में खत्म होगी। फिर आप दोबारा से एनर्जी गैदर करोगे, फिर दौड़ोगे, फिर टक्कर लग जाएगी, फिर एनर्जी लॉस हो जाएगी। समझ रहे हो ना आइडिया? हाँ जी, वही कहानी होती है यहाँ पे। यहाँ से एनर्जी लेके चलता है चार्ज पार्टिकल, लेकिन ये क्या है, साफ रास्ता है, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं, मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। तो जितना पोटेंशियल था V वो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से 0 यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली पोटेंशियल अगर एक यूनिट चार्ज पार्टिकल होता तो वो 1 वोल्ट एनर्जी लेके चलता, अब वो कितना है E, समझ गए? ये एनर्जी V के बराबर हो जाती है अगर यूनिट चार्ज पार्टिकल होता। तो अगर यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, E, तो पोटेंशियल और एनर्जी के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना? एनर्जी पर यूनिट चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी ही है, वो एक यूनिट चार्ज पार्टिकल की एनर्जी है। 2 की निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई वो पोटेंशियल कर देना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहां से लेके यहां तक इस रेजिस्टेंस का ना, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, कोई एनर्जी लॉस नहीं। तो ये V का V पोटेंशियल यहां से चला यहां पहुंच गया, ठीक है। इसी तरह से ये जो एनर्जी यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे आके स्टोर हुई थी, वो उतनी एनर्जी का ई चार्ज कैरियर भागा जाएगा यहाँ, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस गुजरेगा तो क्या होगा, उसको कोलिजन से गुजरना पड़ेगा। अब कोलिजन क्या होता है, हर एक एनर्जी का लॉस होता है, वो उस रेजिस्टेंस के अंदर ही लॉस होगा। तो इसको मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस को एनर्जी मिल गई, अब उस एनर्जी को वो किस रूप में यूज करता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, खत्म कहानी। अब समझ में आ गया कि कैसे कैसे ये पहुंचता है और कैसे बैटरी अपनी एनर्जी को चार्ज पार्टिकल को डिलीवर करती है। अब लास्ट पॉइंट है, वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, ये चार्ज पार्टिकल मान लिया E पॉजिटिव यहां पहुंच गया, चार्ज पार्टिकल या चार्ज कैरियर कुछ भी बोल सकते हो, यहां पहुंच गया। जब ये यहां से यहां पहुंचा तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, बैटरी ने अपने फोर्स से इसको खींच के यहां लेके आया। तो वो क्या था, ऐसे जुड़ा हुआ था, रेजिस्टेंस। बात समझ में आई है कि नहीं? तो क्या हुआ, यहाँ पे जो ये पार्टिकल E पॉजिटिव आया, ये यहाँ पहुंच के इलेक्ट्रोड से पास हुआ, फिर इलेक्ट्रोलाइट से पास हुआ, फिर अगेन इलेक्ट्रोड से पास हुआ। ध्यान से सुनना, ये जब तक 0 से लेके इस हायर पोटेंशियल पे नहीं पहुंच जाता, ये चार्ज पार्टिकल जब तक नहीं पहुंच जाता, उसको इलेक्ट्रोड से गुजरना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट से गुजरना पड़ेगा, और फिर अगेन इलेक्ट्रोड से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये चार्ज पार्टिकल इनमें से गुजरेगा तो इनके अंदर क्या होगा, उसके साथ कोलिजन होगा, और कोलिजन से क्या अराइज होता है, रेजिस्टेंस। बस फर्क इतना है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये बैटरी के अंदर है, ये रेजिस्टेंस क्या है, बैटरी के अंदर, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक और डेफिनेशन आ गई, क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि बैटरी को 0 पोटेंशियल से लेके V पोटेंशियल पे लेके आने के लिए पक्का ना पक्का बैटरी को इस चार्ज पार्टिकल को खींचना पड़ेगा, कहां से कहां, इस इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोलाइट से, इससे। और जब वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट से पास करेगा तो पक्का ना पक्का इस चार्ज कैरियर का किसी ना किसी के साथ कोलिजन होगा, और वही कोलिजन क्या है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि कोलिजन से क्या अराइज होता है, रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड by electrode and electrolyte of a battery, ठीक है, and denoted by small r, ठीक है। और ये डिपेंड किस किस पे करता है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ, वही अपने पुराने जिन रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता था उन्हीं पे, यहां पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल, जैसे वहां पे क्या करता, मेटल के नेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था, है ना? हाँ जी। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस
बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ऑब्वियस बात है उतनी ज्यादा कोलिजन होंगे, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। और थर्ड, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो सिंपल पहले वाली बात है। ठीक है, कि भाई रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, शेप एंड साइज। तो आप ये भी लिख सकते हो शेप एंड साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं फोर्थ, क्या शेप एंड साइज, ये सब पढ़ चुके हो आप कि जो रेजिस्टेंस है ये इन पे डिपेंड करता ही है। बस यहाँ पे हमें एक बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड। तो इस ये जो रेजिस्टेंस है डिपेंड भी किस पे करेगा कि इन दोनों की नेचर कैसी है, इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों इलेक्ट्रोड का शेप एंड साइज कैसा है। ठीक है, छोड़ो, हो गया काम। उसके बाद सुनो एक और मेन बात ध्यान से अच्छे से, ठीक है, वो क्या है सुनो। ये मिटा देता हूं, है ना, नहीं ये नहीं मिटाता हूं, ये मिटा देता हूं। देखो ईएमएफ हमारे पास समझ में आ गया कि ये क्या है, टोटल वर्क डन, बैटरी ने कितना वर्क डन किया। ठीक है, लेकिन क्या कहानी होती है एक्चुअल में, जो कहानी है वो बता रहा हूं मैं आपको, जो यहां पे होती है वो देखो। मान लिया कि ये बैटरी, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि यहां पे जब पहुंचा तो उसके पास ईवी जितनी एनर्जी स्टोर होके आई यहां पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि ये ई पॉजिटिव अपने आप नहीं आएगा, बैटरी के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूज करके बैटरी उसके ऊपर फोर्स लगा के खींच के लेके आएगी, है ना। अब सुनो ध्यान से, मान लो बैटरी ने अपनी एनर्जी वेस्ट की कितनी, पर कूलम चार्ज पार्टिकल। देखो एनर्जी पर कूलम चार्ज पार्टिकल एक तरह से पोटेंशियल ही है। ठीक है, तो मैं सीधी जूल की बात करूंगा कि बैटरी ने 15 जूल एनर्जी क्या की, वेस्ट की, एक चार्ज को यहां से यहां लेके आने, वेस्ट की बैटरी ने। ठीक है, लेकिन बैटरी के अंदर क्या है रास्ता उस चार्ज पार्टिकल को लेके आने के लिए, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड। वहां पे क्या होता है, कोलिजन, जिससे क्या क्रिएट जनरेट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक बात सोचना, बैटरी इसको खींच के तो लेके आ रही है, लेकिन खींच के मान लो उसको दो एनर्जी शुरू में यहां से थोड़ा सा यहां लेके आई बैटरी, तो उसके अंदर मान लेते हैं 2 जूल एनर्जी। इसको यहां से यहां तक लेके आने में मान लेते हैं 15 जूल है, लेकिन यहां से लेके यहां तक 2 जूल एनर्जी उसमें स्टोर कर दी बैटरी ने। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का या इस चार्ज का कोलिजन हुआ किसी भी अदर आयन चार्ज कैरियर के साथ, क्योंकि वो यहां से पास हो रहा है, तो यहां भी तो बहुत सारे चार्ज कैरियर है फ्री, आयन्स फ्री है बहुत सारे, उनके साथ टकराएगा, उनसे टकराते क्या होगी, उसकी एनर्जी लॉस। फिर बैटरी सांस बढ़ाएगी, फिर दोबारा उसको खींच के लेके आएगी, फिर कोलिजन हो गया, फिर खींच के लेके आएगी, फिर कोलिजन हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि बैटरी जितना काम कर रही है, क्या उतनी की उतनी एनर्जी उस चार्ज पार्टिकल में स्टोर कर पा रही है, नहीं, उससे कम स्टोर कर पा रही है कि नहीं। जैसे मान लो बैटरी ने यहां से लेके यहां तक इसको लेके आने में 2 जूल वर्क डन किया, और जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां आया तो यहां उसका एक कोलिजन हो गया, उस कोलिजन में मान लो 0.5 एनर्जी वेस्ट हो गई। ठीक है, अब 0.5 एनर्जी वेस्ट हो गई तो उस चार्ज पार्टिकल के पास कितनी बची, उसके बाद तो सिर्फ 1.5 एनर्जी बची, 1.5 जूल एनर्जी बची, है ना। चलो कोई नहीं, बैटरी ने देखा चलो 1.5 तो बची, फिर उसने और खींचा, फिर अगेन वो यहां से जब यहां पहुंची तो फिर उसने 2 जूल वर्क डन किया, फिर कोलिजन हो गया, फिर मान लो 0.5 वेस्ट हो गई, 1. ऐसे करते करते ये बैटरी यहां से लेके यहां तक, बैटरी ने तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी कितनी, 15 जूल, लेकिन काम कितना हुआ, मेन आउटपुट कितनी आई, 10 जूल की। मेन आउटपुट कितनी आई, 10 जूल की। बाकी कहां वेस्ट हो गई,
बाकी वेस्ट हो गई इस इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से। बात समझ में आ गई? तो ये जो 5 जूल है ये क्या है? इंटरनल लॉस, इंटरनल लॉस ऑफ ए बैटरी बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आई? तो अब ध्यान से सुनना, ये 15 जूल क्या है? बैटरी ने जितना वर्क डन किया, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ये क्या है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, लेकिन आउटपुट कितनी मिली हमारे लिए? जो अब ये जो यहां पहुंचा इलेक्ट्रोड पे, तो उस चार्ज कैरियर में जितनी एनर्जी है वही तो रेजिस्टेंस यूज करेगा। इस 5 को वो बाहर वाला रेजिस्टेंस जो मैंने डायग्राम था फिर बना देता हूं। ये जो रेजिस्टेंस है आर, ये कौन सी एनर्जी यूज करता है? जो चार्ज कैरियर यहां पहुंचा एनर्जी लेके उसी को तो यूज करेगा। बैटरी ने बेसिक 15 जूल का वर्क डन किया, लेकिन इस चार्ज कैरियर के अंदर तो कितनी बच पाई? 10 जूल। बाकी कहां यूज लॉस हो गई? इंटरनल लॉस, बैटरी के अंदर लॉस। तो ये 10 जूल को तो यूज कर पाएगा ये रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही? तो हमारे लिए तो यूजेबल कितनी बची? 10 जूल। ठीक है, ये है आउटपुट। तो जो ये एक्चुअल आउटपुट आई, इसके इक्विवेलेंट देखो, इसके इक्विवेलेंट जो है वो तो हमारा है ईएमएफ, और इसके इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड का वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है? इट इज एक्चुअल आउटपुट, it is actual output of a battery after internal loss। मतलब इंटरनल लॉस को निकाल दो, उसके बाद बैटरी कितनी आउटपुट दे पाती, वही तो हमारे लिए काम की है। बाकी बैटरी ने मान लिया 15 जूल वर्क डन किया होगा अपने ईएमएफ के लिए, वो ईएमएफ है। एक्चुअल वर्क डन जो है उसका नाम क्या है? एक्चुअल जो वर्क डन किया वो तो बैटरी का ईएमएफ है। ठीक है, बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से वो कुछ इंटरनल लॉस में चला गया वो वर्क डन, तो वो एनर्जी के रूप में बाहर नहीं आएगा, और बाहर जो आता है वही तो ये रेजिस्टेंस यूज करता है, और यहाँ पे जितनी एनर्जी हुई वही तो हमारे लिए आउटपुट है। वो आउटपुट ईएमएफ से कम है। ठीक है, तो जो एक्चुअल आउटपुट निकल के आई इंटरनल लॉस के बाद वो हमारा क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये तीनों की तीनों डेफिनेशन क्या है? ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये याद रखना किस किस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उनकी फिजिकल डेफिनेशन क्या है कल करेंगे। इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, इन तीनों में रिलेशन क्या है। इसको डिनोट करते हो आप ई से, इसको डिनोट करते हो स्मॉल आर से, इसको डिनोट करोगे वी से, क्योंकि ये वी देखो बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो है एक्चुअल आउटपुट। अंदर इसने काम इतने का किया है ई के जितना। ठीक है, लेकिन कामगार हमारा यही था। तो वी, आर और ई में कल रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद इनकी दोबारा से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की और इनकी दोबारा से मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे फोर्स क्या है? फोर्स है इट इज ए पुश एंड पुल, जिससे क्या होता है? किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज होती है। ये तो इसकी फिजिकल डेफिनेशन है, लेकिन इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखोगे तो वो क्या है? फोर्स इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। दो डेफिनेशन है फोर्स की। ठीक है, वैसे ही ये जो डेफिनेशन है फिलहाल ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एक्चुअल में ये है क्या? बैटरी के साथ हो क्या रहा है, बैटरी कर क्या रही है, बाहर जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं उसको एनर्जी कैसे जाती है, वो सारी कहानी है ये, जस्ट स्टोरी लाइन। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ठीक है, कल करेंगे इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इनके मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।